नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल दी वीपी स्पिरिट पर। इस वीडियो में लेकर आ गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए यूपीजी के प्लस करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आधुनिक कूड़ा प्रबंधन और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में कितने इलेक्ट्रॉनिक और सीएनजी वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? 150, 200, 250, 300 या इनमें से कोई नहीं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा सर्वप्रथम ध्यान रखना है कहाँ पर, तो लखनऊ में आधुनिक जो कूड़ा प्रबंधन और साथ ही साथ हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए 250 जो इलेक्ट्रिक वाहन और सीएनजी हैं वाहन हैं, इन्हीं मतलब कि दोनों को मिलाकर जो है 250 वाहन जो है हरी झंडी दिखाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है पॉल्यूशन कंट्रोल होगा, हरित विकास को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को जो है हरी झंडी दिखाई गई है, जो कूड़ा प्रबंधन और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए हैं ये। तो स्थान कहाँ पर, तो लखनऊ में है जो है कितनी वाहन, तो 250 वाहन है। उद्देश्य क्या है, तो हरित विकास, कूड़ा प्रबंधन में सुधार होगा और पर्यावरण कहीं ना कहीं से संरक्षण होगा, क्योंकि पॉल्यूशन अपेक्षाकृत कम होगा। इसलिए संबंधित पहल तो स्वच्छ भारत और ग्रीन जो सिटी मिशन है इसी के तहत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित चित्तौरा झील को जो है इको टूरिज्म के एक बड़ी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर चित्तौरा झील को जो है इको टूरिज्म जो है इसी को जो है हब बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है? श्रावस्ती में, बहराइच में, गोंडा में, सीतापुर में या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो चित्तौरा झील है यह स्थित है बहराइच में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी को जो है इको टूरिज्म को मतलब कि बढ़ावा देने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्थान उत्तर प्रदेश के जो है बहराइच जिले में स्थित है। कौन सा स्थल है, तो चित्तौरा लेक है, इसी को जो है इको टूरिज्म हब बनाने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो इससे क्या महत्व मिलेगा, कह सकते हैं इसका क्या उद्देश्य है, तो पर्यावरण को जो है पर्यटन को क्या है बढ़ावा मिलेगा इससे, और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण होगा और जो स्थानीय रोजगार है यह भी उत्पन्न होगा। तो जब पर्यावरण संरक्षण होगा और साथ ही जब पर्यटक आएंगे तो कहीं ना कहीं स्थानीय जो रोजगार है उनमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाएगा वृद्धि। इसलिए यहाँ जो है इसको इको टूरिज्म हब बनाने के लिए जो है प्रेरित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुजफ्फरनगर में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कुल कितनी लागत की जो परियोजनाएं हैं इनका लोकार्पण किया है? 500 करोड़, 751 करोड़, 951 करोड़, 1055 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो मुजफ्फरनगर में जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ जो केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी ने 951 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इसी का जो है लोकार्पण किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्थान कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। कुल लागत कितनी है, तो देख सकते हैं 951 करोड़, और कुल परियोजनाएं कितनी लॉन्च की गई हैं, तो 423 परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं और कुल लागत हो जाएगा 951 करोड़। प्रमुख नेतृत्व सीएम योगी और जयंत चौधरी का द्वारा जो है किया गया। प्रमुख उद्देश्य क्या है, कह सकते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो बुनियादी जो ढांचा है उसका विकास करना, ग्रामीण और साथ ही साथ शहरी विकास को भी बढ़ावा देना है। 86 में यानी 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन जनवरी 2026 में कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, लखनऊ में, प्रयागराज में, अयोध्या में या इनमें से कोई नहीं। यह जो है आयोजित किया गया लखनऊ में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो स्थान लखनऊ में इसका जो है और उद्घाटन किसने किया, तो आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल भी हैं। संबोधन तो ओम बिरला ने। थीम तो प्रौद्योगिकी आधारित विधायी कार्य, जवाबदेही और पारदर्शिता। महत्व क्या है, तो संसदीय प्रणाली सुधार पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 5 गांवों को जो है संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? अयोध्या को, मथुरा को, वाराणसी को, चित्रकूट को
या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ के 5 गाँव को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है वाराणसी के 5 गाँव को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो स्थान जो है वाराणसी यानी काशी क्षेत्र में जो है यह 5 गाँव हैं, है ना, यानी 5 गाँव का हुआ है। उद्देश्य में तो संस्कृत आधारित जो है मॉडल गाँव बनाना है इसका मुख्य उद्देश्य। तो विशेषताएं क्या है इसकी? तो पंचायत साइन बोर्ड क्या होंगे? संस्कृत में होंगे। AI और साथ ही साथ जो भाषा तकनीक है इसको बढ़ावा मिलेगा। महत्व क्या है? तो भारत की जो प्राचीन भाषा है उसको पुनर्जीवन करना है। तो राइट आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है कि वाराणसी का 5 गाँवों को जो है कह सकते हैं कि संस्कृत आधारित मॉडल गाँव बनाने के लिए चुना गया है, जो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए रोशनी ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या है? बिजली बिल का भुगतान करना है, महिला सुरक्षा, AI आधारित जो नेत्र जांच है इसकी सुविधा, बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो रोशनी ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो नेत्र रोग हैं मतलब कि उसी के क्या करना है जांच करने की सुविधा प्रदान करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो उद्देश्य क्या है? तो AI आधारित नेत्र की जांच करना है। क्षेत्र तो ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य दोनों में। तकनीकी तो AI आधारित जो है स्क्रीनिंग एल्गोरिदम होगा इस पर। सहयोग तो ASHA यानी आशा कार्यकर्ता होंगी और साथ ही साथ NHM हो गए। लक्ष्य क्या है? तो जैसे कि मोतियाबिंद की पहचान करना हो गया, दृष्टि दोष की जो है शुरुआती जांच करना हो गया, और महत्व क्या है? तो डिजिटल हेल्थ मिशन इसका जो है महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। उत्तर प्रदेश का जो है पहला राज्य स्तरीय जो ब्रेल पुस्तकालय है यह लखनऊ के किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है? तो देखिए सर्वप्रथम ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो फर्स्ट राज्य स्तरीय ब्रेल पुस्तकालय है यह कहाँ पर लगाया गया है, बनाया गया है? तो लखनऊ में। और किस विश्वविद्यालय में? तो यह जो विश्वविद्यालय है डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय यहीं पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में उत्तर प्रदेश का पहला राज्य स्तरीय जो ब्रेल पुस्तकालय है यह स्थापित किया गया है। स्थान तो आप लोगों को ध्यान रखना है लखनऊ में डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। इसमें संग्रह क्या है? तो 4000 प्लस ब्रेल पुस्तकें जो हैं यहाँ पर होंगी, मतलब कि 4000 से अधिक जो ब्रेल पुस्तकें हैं यहाँ पर संग्रह हैं। कोर्स तो 54 पाठ्यक्रम NEP के आधारित पर हैं। सुविधा क्या है? तो बाहरी दृष्टिबाधित जो छात्र हैं इसका जो है उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसी के अंदर जो छात्र हैं वही यूज कर पाएंगे, जो बाहरी दृष्टिबाधित छात्र हैं वह भी जो है इसका यूज कर सके हैं। और महत्व क्या है? तो समावेशी शिक्षा और दिव्यांग सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 8 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित खिलाड़ियों और उनके संबंधित खेलों का सही मिलान विकल्प चुनिए। जैसे कि खिलाड़ी और खेल दिया है, अभिनव श्याम गुप्ता है, आशीष कुमार है, भुवनेश्वर कुमार है, अन्नू राज सिंह है। तो देखिए भुवनेश्वर कुमार को आई थिंक आप लोग अवश्य जानते होंगे क्योंकि क्रिकेटर हैं। तो सी का हो जाएगा 4। तो सी का 4 किस में है? सी का 4 ए में नहीं है, 3 है, बी में है, सी में है, सी में भी नहीं है, डी में। तो इसका जो है राइट आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि जो है भुवनेश्वर कुमार क्रिकेटर से हैं। तो क्रिकेटर सी का 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 क्या हो जाएगा? अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन से हो जाएंगे। बी का 1 तो आशीष कुमार जो है जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड हो जाएंगे। भुवनेश्वर कुमार देख ही चुके हैं क्रिकेट से, और अन्नू राज सिंह हो जाएंगे 3 यानी शूटिंग से। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि रिंकू सिंह हो गए, मोहम्मद शमी हो गए, ये सभी के सभी क्रिकेटर से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं उन्हें जो है याद कर लेना है, हो सकता है आ जाए क्वेश्चन में। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन बहुत बार रिपीटेड हो गया है, तो इसलिए मैं इसे लेकर आया हूँ। आप लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश की फर्स्ट महिला राज्यपाल कौन थी? सुचेता कृपलानी, आनंदीबेन पटेल, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर या इनमें से कोई नहीं? तो यह है सरोजिनी नायडू। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश की पहली महिला पूछे, भारत का पूछे राज्यपाल, तो दोनों के दोनों हो जाएगा सरोजिनी नायडू।
सुचिता कृपलानी, यह आप लोगों को ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की या भारत की जो है फर्स्ट सीएम रह चुकी हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। जीरो पावर्टी यानी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में गरीब परिवारों की पहचान के लिए उपयोग किया जाने वाला त्रिस्तरीय तंत्र की मुख्य विशेषता क्या है? केवल मैनुअल सर्वेक्षण और भौतिक सत्यापन करना है, स्थानीय राजनेताओं द्वारा जो है परिवारों का चयन, एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित भेद्यता रेटिंग, ग्राम प्रधान द्वारा मौखिक अनुशंसा या इनमें से कोई नहीं। तो जीरो पावर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत ग्राम पंचायतों में जो गरीब परिवारों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला त्रिस्तरीय तंत्र की मुख्य विशेषता है एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित भेद्यता रेटिंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश का जो कुछ हिस्सा है यह ब्रिटिश नियंत्रण में हो गया? 1757, 1764, 1765, 1772 या इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद की संधि पर जो हस्ताक्षर किया गया था यह किया गया था 1765 ईस्वी में। 1764 का युद्ध होता है बक्सर का, उसी में जो है अंग्रेजों की जब विजय हो जाती है तब जाके जो है इलाहाबाद में जो है 1765 ईस्वी में जो है यह संधि होती है, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1765। तो बक्सर का युद्ध कब होता है? तो 1764 में। इसी के परिणाम स्वरूप जो है इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, जिससे क्या होता है कि जो दीवानी अधिकार है यह ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है और जो मुगल सम्राट है यह जो है नाम मात्र का शासक रह जाता है। यह जो संधि है यह भारत में जो है ब्रिटिश सत्ता के वास्तविक विस्तार की जो है नींव मानी जाती है। थारू जनजाति नृत्य थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो थारू जनजाति नृत्य पूछा है, या कह सकता है जो थारू जनजाति है ना, आप लोग बताना है कि यह कहाँ पर पाई जाती है। तो बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, रोहिलखंड, ब्रज क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश का जो तराई क्षेत्र है यहीं पर किया जाता है, क्योंकि वहीं पर यह निवास करती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तराई क्षेत्र में राइट हो जाएगा। थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है? तो तराई क्षेत्र में हो जाएगा। जो थारू है यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, समूह है, समूह नहीं है, माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी जनजाति है। आप लोगों को ध्यान रखना, समूह पूछ लेगा तो गोंड हो जाएगा, क्योंकि गोंड बहुत सारे उप समूहों में विभाजित है। तो जो थारू जनजाति है यह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और नेपाल का जो सीमा क्षेत्र है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का जो तराई वाला क्षेत्र है यहीं पर निवास करती है। प्रमुख क्षेत्र जैसे पूछ लेता है तो तराई क्षेत्र, तराई क्षेत्र में वहीं जो कुशीनगर से आप ले देवरिया हुआ, जैसे कि सिद्धार्थनगर हुआ, उसके बाद बलरामपुर, बहराइच, इन्हीं सब मतलब कि इलाके में थारू जनजातियाँ जो है पाई जाती हैं। प्रमुख जिले जैसे कि लखीमपुर खीरी हुआ, बहराइच हुआ, पीलीभीत, श्रावस्ती हुआ। यह जो जनजाति है वन आधारित जीवन शैली और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ ने किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का जो है निर्माण करवाया था? आसफुद्दौला ने, शुजाउद्दौला ने, वाजिद अली शाह ने, सफदरजंग ने, या इनमें से कोई नहीं। तो लखनऊ में जो बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण करवाया गया था यह करवाया गया था आसफुद्दौला के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो वाजिद अली शाह है आप लोगों को ध्यान रखना है, यह जो है अंतिम नवाब थे। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। निर्माणकर्ता तो आसफुद्दौला के द्वारा जो है 1784 ईस्वी में करवाया गया था। इसकी विशेषता क्या है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो है बिना बीम अनसपोर्टेड संरचना में से एक है। उद्देश्य क्या है इसका? तो अकाल राहत कार्य के लिए रोजगार सृजन जो है उत्पन्न करने के लिए आसफुद्दौला के द्वारा 1785 ईस्वी में जो है यह बड़ा इमामबाड़ा बनवाया गया था। तो मुख्य उद्देश्य आप लोगों को ध्यान रखना है, उस समय जो है अकाल से राहत पाने के लिए जो है बनवाया गया था। भूल भुलैया भी इसमें है, जो इसकी क्या है सबसे प्रसिद्ध संरचना है। पर्यटकों का जो है मुख्य आकर्षण भी भूल भुलैया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में जन्मे वह लेखक कौन है जिन्हें 1986 ईस्वी में उर्दू साहित्य के लिए
साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है यह मिला था। तो देखिए 1886 ईस्वी में जो है उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। आप लोगों को बताना है मुंशी प्रेमचंद, फिराक गोरखपुरी, शमसुर रहमान फारूकी, कैफी आजमी या इनमें से कोई नहीं। तो यह है शमसुर रहमान फारूकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रश्न होगा। जो उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है इनका, जो 1986 ईस्वी में उर्दू साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो शमसुर रहमान फारूकी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है 1986 में उर्दू से रिलेटेड शमसुर जो रहमान फारूकी है इन्हें दिया गया। जन्म स्थान तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्षेत्र तो उर्दू के जो है आलोचना और आधुनिक साहित्य थे। इनका जो मतलब कि किस प्रकार के कवि कह सकते हैं या तो लेखक, तो उर्दू आलोचना और आधुनिक साहित्य के लेखक या कवि। प्रमुख कार्य तो उर्दू साहित्य में जो है आधुनिक आलोचनात्मक दृष्टि की जो है विकसित करना। महत्वपूर्ण उपन्यास जैसे कि कई चांद सारे ए आसमान। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 के प्रतिभागियों और विजेताओं को कुल कितनी पुरस्कार राशि वितरित की है? 15.50 करोड़, 20.00 करोड़, 22.70 करोड़, 25.10 करोड़ या इनमें से कोई नहीं। तो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो पेरिस ओलंपिक के खिलाड़ी और जो पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी जिन्होंने प्रतिभागियों और विजेताओं को कुल राशि दी थी, यह दी थी 22.70 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो साक्षरता दर है यह सबसे अधिक है? कानपुर नगर की है, लखनऊ की है, गाजियाबाद की है, गौतम बुद्ध नगर की है या इनमें से कोई नहीं। तो यह है गौतम बुद्ध नगर की ही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो गौतम बुद्ध की कह सकते हैं गौतम बुद्ध नगर की जो साक्षरता दर रही है यह 80+ से ज़्यादा ही रही है, जो उत्तर प्रदेश के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से सर्वाधिक थी। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जो साक्षरता दर गौतम बुद्ध नगर में है। यदि महिलाओं में साक्षरता दर पूछ लेता है सर्वाधिक तो गौतम बुद्ध नगर नहीं होगा, तब हो जाएगा कानपुर जो नगर है यहाँ। और सबसे कम पूछ लेता है तो श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती में जो है सबसे कम साक्षरता दर है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश की कह सकते हैं साक्षरता दर कितनी है, तो अप्रॉक्सीमेट 17.5 आप लोगों को ध्यान रखना है। 67., इसमें जो है 10 आप लोग ऐड कर लेंगे तो पुरुष की आ जाएगी, और 10 माइनस कर लेंगे यानी 57 के अप्रॉक्सीमेट तो यह जाएगी महिला की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को जो है 2021 में शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है GPCRS के क्षेत्र में योगदान हेतु जो है मिला था या सम्मानित किया गया था? आप लोगों को बताना है। डॉक्टर राजेंद्र गोखले को, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को, डॉक्टर अमित दत्त को, डॉक्टर साकेत सिंह को या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है मिला था डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था यह डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला को दिया गया था। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बस। उत्तर प्रदेश में जो है कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत जो पात्र लाभार्थी हैं इन्हें जो है कितनी मासिक जो है पेंशन प्रदान की जाती है? 1500, 2000, 2500, 3000 या इनमें से कोई नहीं। तो कुष्ठ रोग से जो व्यक्ति पीड़ित है कह सकते हैं जो कुष्ठ रोग है वह है, उन्हें जो है पेंशन के रूप में प्रति माह 3000 रुपये दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में सही कथनों पर चयन करें। जैसा कि फर्स्ट है उनका जन्म मुगल सराय में हुआ था, उन्होंने जो है जय जवान जय किसान का नारा दिया, वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। आप लोगों को जो है राइट आंसर बताना है। तो देखिए उनका जन्म जो है मुगल सराय में हुआ था, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुगल सराय कहाँ पड़ता है तो वाराणसी में। उन्होंने ही जो है जय जवान जय किसान का नारा भी दिया, यह भी राइट हो जाएगा। और वे जो है भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री भी रहे थे।
1 2 3 तीनों के तीनों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर ही वाराणसी में जो है एयरपोर्ट है, बाबतपुर में, आप लोग ध्यान रखना है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है हो चुके हैं। जेवर एयरपोर्ट को जो है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लोकार्पण किया जा चुका है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थान जो नेडा है, इसका गठन किस वर्ष किया था। तो सिंपल आप लोगों को बताना है कि जो गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास संस्थान नेडा है, इसका गठन कब किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। 1983 में, 1993 में, 2003 में, 2013 में, या इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है गठन किया गया था 1993 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ।